दूर से जानना, सुदूर ज्ञान। जैसे क्लियर ऑडियंस एक चीज है, क्लियर वॉयंस एक चीज है। इन सब का मतलब होता है जैसे आप और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं पर दीवार के पीछे क्या नहीं देख पा रहे। अगर कोई व्यक्ति दीवार के पीछे भी देख पा रहा होगा तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की देखने की क्षमता हमसे ज्यादा बड़ी है। वो देखना आंख से नहीं होता, वो देखना इंट्यूशन से होता है। इंट्यूशन, इंट्यूटिव विजन उसको बोलते हैं। टेलीपैथी का मतलब बहुत दूर से कुछ जान जाना। मुझे नहीं पता आपके साथ कभी ऐसा हुआ है नहीं, कल्पना करके बताइए। आपकी तबीयत खराब है, आपने घर पे नहीं बताया और आपकी मदर को ये फील हो गया और उसने फोन करके पूछा, नहीं तेरी तबीयत खराब है, तू बता नहीं रही है, बता नहीं रहा है। अगर वो हर सेकंड डे करती है फिर तुक्का लग ही जाएगा कभी ना कभी। मैं उस तुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई बहुत सटीक तरीके से ऐसा हुआ हो कि पूरे साल में माँ ने एक बार भी नहीं कहा, साल में एक ही बार फोन करके पूछा कि बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या, और साल में उसी एक दिन आपकी तबीयत खराब थी। अब ये तुक्का नहीं है। एक बच्चा साल भर बीमार रहता है, माँ ने एक बार पूछा, तुक्का सही निकलना ही है। एक माँ रोज पूछती है, तुक्का सही निकलेगा ही निकलेगा। एक बार बच्चा बीमार हुआ और साल में एक ही बार माँ ने पूछा और वो जो पूछा एकदम सही पूछा, तो इसका मतलब ये केवल तुक्का नहीं है। इसको बोलते हैं टेलीपैथी, बहुत दूर से चीजों को जान लेना। इसी से मिलती जुलती एक चीज है एम्पैथी। एम्पैथी और इससे मिलता जुलता एक शब्द और है सिंपैथी। और एक दो बार ये सवाल पूछा गया है कि एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है, क्या संबंध है, किस तरह का रिलेशन है। देखिए एम्पैथी क्या चीज है। एम्पैथी का सिंपल मतलब कि दूसरे व्यक्ति की मनःस्थिति को जानना। दूसरे व्यक्ति की मनःस्थिति को सटीक रूप में जानना। कुछ लोग कहते हैं कि एम्पैथी और सिंपैथी में खास अंतर है, एक डिग्री का अंतर है छोटा सा, और वो अंतर ये है, भले इस पे अंतर दो तरह से बताया जाता है। मैं एक बता रहा हूं, फिर टॉपिक नंबर 3 में ये विस्तार में आने वाला है, वहां पर ये टॉपिक फिर से आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि एम्पैथी दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी, कॉग्निटिव एम्पैथी, और दूसरी होती है इमोटिव एम्पैथी। इस पे बड़ी डिबेट है कि एम्पैथी और सिंपैथी में क्या संबंध है। जो प्रचलित सी बात चल पड़ी है दुनिया में वो ये चल पड़ी है कि सिंपैथी के समय हम एक डिस्टेंस बनाए रखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे आपसे सहानुभूति है, किसी सिचुएशन में कहूं, इसका मतलब है कि मुझे दुख तो है पर एग्जैक्टली उतना दुख नहीं है जितना दुख आपको हो रहा है। ये प्रचलित बात बता रहा हूं आपको। और जो लोग ये कहते हैं वो कहते हैं कि एम्पैथी का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि आई एम हैविंग एम्पैथी फॉर यू, इसका मतलब मैं न केवल आपके दुख को समझ पा रहा हूं बल्कि मैं ठीक उतना दुख फील कर पा रहा हूं जितना आप फील कर पा रहे हैं। जिसको परकाया प्रवेश कहते हैं ना, ठीक उस सिचुएशन में पहुंच जाना। ये तो वो अंतर है जो प्रचलित है इस समय दुनिया में। साइकोलॉजी के लोग इस अंतर को नहीं मानते। साइकोलॉजी के लोग मानते हैं कि एम्पैथी के दो लेवल्स हैं। एक है कॉग्निटिव एम्पैथी। कॉग्निटिव का मतलब है ये जान पाना, ये समझ पाना कि किसी व्यक्ति की मनःस्थिति क्या है, समझ पाना। और दूसरी स्थिति जो इससे आगे है वो है इमोटिव एम्पैथी, और वो है समझना प्लस महसूस करना। आप अगर 3 स्थितियों की तुलना करना चाहें कि एक व्यक्ति कष्ट में है, कल्पना कीजिए कि हमारे पेरेंट्स में से कोई व्यक्ति है जिसको दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। ऐसे सीन तो देखे ही होंगे ना कि पेरेंट्स में किसी को चोट लगी है, तबीयत खराब है, फीवर है, कुछ है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है? न समझना न महसूस करना।
छोटे बच्चे कुछ समझ पाते हैं कि दर्द क्या होता है, बुखार क्या होता है, या नहीं अनुमान होता उनको? एकदम अनुमान नहीं होता बच्चों को, कैसे समझेंगे इस बात को? तो बहुत छोटा बच्चा दूसरों की पीड़ा को, दर्द को, परेशानी को न समझ पाता है, न महसूस कर पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ तो लेते हैं, और ये बात आम तौर पर पुरुषों के बारे में ज्यादा ठीक मानी जाती है, समझना किंतु महसूस ना करना। इसका उत्तर खोजने के लिए किसी दूर देश की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बताइए, जब बुखार होता है बहुत ज्यादा, किसकी याद आती है? मम्मी या पापा? मम्मी की याद आती है। और अगर पापा कहेंगे बेटा मेरे पास आ जा, मेरे साथ रह तू, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तो आप 3 ऑप्शंस हैं, मम्मी के पास होना, पापा के पास होना, अकेले होना। और मम्मी वाला ऑप्शन हाथ से निकल गया मान लीजिए, अब 2 बचे, पापा के पास होना या अकेले होना बुखार की स्थिति में। तो आप में से कितने लोग चाहेंगे कि अकेले ही सो जाते हैं, ज्यादा सेफ रहेगा? कितने लोग पापा के पास रहना चाहेंगे? हाँ, ये ज्यादा है। गुड। लड़कियों में मतलब असाधारण बहुमत से ये बात है कि पापा, तो बाप बेटी का संबंध ही ऐसा होता है। बेटी के लिए बाप बाप नहीं होता है, बेटी के लिए बाप कुछ और होता है। बेटे से पूछो बाप क्या चीज है। अगर बेटा कहे कि पापा तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, पहले कहा था ऐसे मत खाया कर, आ गया मुंह सुजा के, पढ़ रहा है यहाँ पर, तब बेटा पढ़ा हुआ है, ऊपर से डर भी रहे कि ये मारना देगा। एक तो पहले ही बुखार, ऊपर से और रिस्की बिहेवियर है। तो बाप समझ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहा है, लेकिन बाप से ये उम्मीद करना, बेटे के मामले में बहुत इमोशनल होगा, है मेरा लाल, है मेरा पीला, लो उसका, मैं तुम्हें थर्मामीटर लगा देता हूँ, मैं तो पट्टी कर देता हूँ ठंडे पानी की, वो सब ज़्यादा उम्मीद हो गई। इतना मतलब मजबूरी की बात अलग है, वरना बहुत अंदर से उसके इमोशंस वैसे आते नहीं हैं। 1-2 साल का बच्चा हो तो अलग बात है, और बच्चा बड़ा हो गया तब फिर नहीं आते इमोशंस, फिर लगता है ठीक है यार अपने आप कर लेगा, सीधी सी। और तीसरी स्थिति जो होती है, तीसरी स्थिति है समझना प्लस महसूस करना। ये आमतौर पर माताओं के साथ होता है कि समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कोई बच्चा दर्द में है, तो माँ को समझ तो आ ही रहा है कि दर्द में, समझ तो बाप को भी आ रहा है। माँ बाप से कह रही कि इसको बहुत दर्द हो रहा है, बोले हाँ हो ही रहा होगा, सही बात है, क्या करे, लेकिन अब फीवर उसको, दर्द उसी को होगा, मुझे कैसे होगा? पर माँ को लगता है कि छटपटाने लगती है कि कैसे इस बच्चे का दर्द खत्म हो, दवाई देना, बार बार पूछना उससे, उसको सिर दबा देना, पैर दबा देना। ये जो उसके अंदर है, इसका मतलब है कि वो उसको फील कर रही है। जब कोई आपके परेशानी को, आपकी मनस्थिति को समझ रहा हो किंतु महसूस ना कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी। जब कोई आपकी मनस्थिति को समझ भी रहा हो और महसूस भी कर पा रहा हो, उसको बोलते हैं इमोटिव एम्पैथी। और कुछ लोग इमोटिव एम्पैथी में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि जितना आपको दर्द हो रहा है उससे ज़्यादा उसको होने लग जाता है। ऐसे भी लोग हैं, वो अनकंट्रोल्ड इमोशंस वाले लोग हैं। बड़ी विचित्र स्थिति होती है कि आपने गलती से बोल दिया कि पैर में दर्द है, सामने वाला आंसू बहाया जा रहा है कि पैर है, तुम्हारे पैर में दर्द। आपने कहा इतना नहीं है भाई, इतना नहीं है, तब तक तो आधी बाल्टी बह चुका है पानी, और उसके बाद छटपटा रहा एकदम जल बिना मछली की तरह, है तुम्हारे पैर में दर्द है। अब आपको लग रहा है मैं अपना पैर संभालू, कैसे संभालू, ये तो अलग ही बोझ हो गया। तो ये स्थिति अगर है तो इसका मतलब वो अनकंट्रोल्ड इमोशंस की स्टेट वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों को कुछ बोलने से बचना चाहिए। तो ये बताओ, कलेक्टर बनने के लिए एम्पैथी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कॉग्निटिव होनी चाहिए या इमोटिव भी होनी चाहिए? होनी चाहिए। कॉग्निटिव तो होनी ही चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आपके ज़िले में कोई परेशान है, दुर्दशा है, और आप वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। आपको मतलब जैसे बाढ़ में कोई डूब रहे हो और आप सेल्फी ले रहे हैं डूबते हुए, मेरे ज़िले में डूबते हुए, तो इसका मतलब तो ये कि बहुत ही बदतमीजी का मामला है। यदि किसी की पीड़ा देख के आपको दर्द समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, इमोशंस भी महसूस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बस इमोशंस अनकंट्रोल्ड हैं तो चिंता की बात है। जैसे अभी दिल्ली में हुआ ना कि 43 लोग, उनकी मृत्यु हो गई। अब वहाँ के जो अधिकारी हैं,
उन्हें इस दर्द का एहसास होना चाहिए, सीधी सी बात है। इमोशंस भी आने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे रोक सकते थे, और उनके परिवारजनों से बात करते हुए उनको इमोशनल ट्रीटमेंट करना भी चाहिए। उनकी आंखों में खुद भी आंसू आ जाने चाहिए, एक आध बार झलक जाना चाहिए, कोई खास बात नहीं। लेकिन ये जो हाइपर इमोटिव व्यक्ति है, वहाँ का कलेक्टर या डीसीपी कोई व्यक्ति जो इमोशन संभाल नहीं पा रहा और वहीं रोने लग गया जोर जोर से, परिजन आ रहे हैं, परिजन कम रो रहे हैं, वो ज़्यादा रो रहा है, तो अब मामला संभलेगा कैसे उसके बाद? अब समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सिविल सर्वेंट को एम्पैथी वाला व्यक्ति होना चाहिए, कॉग्निटिव होनी चाहिए, इमोटिव एम्पैथी सीमित मात्रा में होनी चाहिए, किंतु अनकंट्रोल्ड इमोटिव एम्पैथी ये प्रशासन के लिए सहायक ना होकर के बाधक हो सकती है, इसलिए उसकी सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। एम्पैथी के बाद पांचवा और अंतिम हिस्सा है सोशल स्किल्स। जी, आईपीएस ने जो कांड किया हैदराबाद में, उसमें हुआ ये है कि वो जिस लड़की का बलात्कार हुआ, मृत्यु हुई, वो उसके साथ या उसके जैसे केसेस के साथ इमोटिव एम्पैथी के चरम स्तर पे गया और वो ये नहीं समझ पाया कि उस समय उसका सही कर्तव्य क्या बनता था, या उसने अपनी जो सीमाएं हैं प्रशासन की, उन सीमाओं को लांघ कर ये मान लिया कि ये मेरा निजी कर्तव्य है, ये नहीं समझ पाया कि मेरा प्रोफेशनल कर्तव्य है। देखो, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निजी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर कानून का उल्लंघन कर देना, इसका मतलब ये है कि एम्पैथी जरूरत से ज्यादा हो गई है, जो कि हीरोइक तो हो सकती है, महान लग सकती है, लेकिन वो एक प्रशासनिक अधिकारी को सूट नहीं करती है। तो ऐसा होता है कि समाज में कुछ हुआ, आपने उसको पर्सनल लेवल पे ले लिया कि इसको मुझे ठीक करना है, तो ये भी कोई बहुत अच्छी कसौटी नहीं है प्रशासन में। यानी कि भावनात्मक भूख और प्रेम में क्या अंतर है? आजकल क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस इमोशंस के नाम पे आ गए। इस टॉपिक में एक क्वेश्चन है क्रोध के बारे में, इसलिए शायद पूछा गया होगा। भावनात्मक भूख का वही मतलब है नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अकेलेपन की स्थिति में हैं, आपके जीवन में कोई भावनात्मक संबंध है ही नहीं, और जब जीवन में भावनात्मक शून्य हो किसी के, तब ये भूख कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे मैं इमोशंस शेयर कर सकूं, इसको बोलते हैं भावनात्मक भूख, अगर ये उस सेंस में है तो। ये प्रेम से कैसे अलग है? देखो, इसे यूं समझिए, एक भूखे आदमी के पास चॉइसेस नहीं होती हैं, इसे यूं समझ लीजिए। मतलब इमेजिन कीजिए, ऐसा होगा नहीं आपके साथ, इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसी स्थिति में कि 5 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला, ठीक, और नवरात्रे नहीं चल रहे कि आप खुश हों कि मैं फास्ट हो रहा है, ना रोजे चल रहे हैं, पर 5 दिन में हालत ऐसी खराब है भूख के मारे, और उसके बाद कोई सामने आके आपसे पूछे कि भाई पराठा नहीं है, सिंपल रोटी है, खाओगे क्या? तो आप खाएंगे या टूट पड़ेंगे उसके ऊपर? टूट पड़ेंगे। भूखा आदमी ना चॉइस नहीं कर पाता है। बुभुक्षिकम किम न करोति पापम, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। अब मान लीजिए पेट भर गया, और पेट भरने के 4, 5, 6 घंटे बाद सामान्य भूख के समय आपसे पूछा गया कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से क्या खाना पसंद करेंगे? तो आप वही चुनेंगे जो आप चाह रहे थे, ठीक। अब प्रेम को लेके आओ बीच में। एक व्यक्ति जो भावनात्मक भूख की स्थिति में है, उसके जीवन में कोई इमोशन है ही नहीं। एक व्यक्ति ने उससे कह दिया कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, ये इस समय इतना भूखा है इमोशंस का कि इसके पास चॉइस नहीं है, ये उसी व्यक्ति से बहुत लगाव की स्थिति में आ जाएगा, और हो सकता है कि उस लगाव के कुछ समय के बाद उसको रियलाइज हो कि वो लगाव स्वाभाविक लगाव नहीं था, उस मजबूरी का परिणाम था, क्योंकि मेरे जीवन में इमोशंस का डिस्ट्रेस था। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तब होता है जब मजबूरी ना हो। तो मेरे अनुमान से ये इसमें पूछा गया है, और इसी तरह का उत्तर इसमें देने की जरूरत थी। चलिए लौट के आइए।
अब समझ के अंतर कर लेना भाई, जीवन में कभी ऐसी नौबत आए तो अंतर कर लेना कि भावनात्मक भूख थी कि प्रेम था। ठीक है। सोशल स्किल्स का मतलब ये है, जो एक शब्द होता है ना स्ट्रीट इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स का मतलब सामाजिक स्थितियों में अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना, या जिसको थॉर्नडाइक ने कहा था सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता, ये वही चीज है। इसका मतलब सोशल लेवल पे हमारे स्किल्स कहाँ काम आती है? परिवार में काम आती है, मित्र समूह में काम आती है, और अजनबियों के साथ काम आती है। ये जैसे आप क्लासरूम में बैठे यहाँ काम आ रही है। जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो उसमें एक खास काम आएगी, टीम या ऑफिस आपका जो होगा वहाँ काम आएगी। इधर परिवार मान लीजिए, मित्र समूह मान लीजिए, और इन सब लेवल्स पर ना आईक्यू से बात नहीं बनती है। आप किसी भी एग्जाम के टॉपर हों, आईआईटी में आपने तूफान झंडे गाड़ दिए थे, उसके बाद भी इस बात की पूरी संभावना है कि आप अपना परिवार ना संभाल पाए। आईआईटी टॉप कर लिया, देश के टॉपर थे, और जब परिवार संभालने की नौबत आई तो वो नहीं संभाल रहा, क्योंकि वो आईक्यू से संभलता नहीं है परिवार। वो संभालने के लिए क्या चाहिए? इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशन नहीं चाहिए, वो तो चाहिए, ज्यादा चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसका मतलब है दूसरे व्यक्तियों के साथ, टीम के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, इन सबके साथ बात करने से लेकर व्यवहार करने तक के हर तौर तरीके में यह ध्यान रखना कि मेरी क्या अभिव्यक्ति क्या असर डालेगी, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस बात का ठीक से अनुमान रहता है तो आपके संबंध सबसे ठीक रहेंगे। आप में से कुछ बच्चों में सोशल स्किल्स बड़ी अच्छी होंगी, उन्हें पेरेंट्स से, दोस्त के पेरेंट्स से, दोस्तों से, सबके साथ बहुत मिलनसार भी होंगे और अपनी सीमाओं का ध्यान रखते होंगे। जैसे कोई दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में कुछ गलत बात कहे, आप कहेंगे देखो मुझे मत कहो, मुझे ना ठीक नहीं लगता इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना, तुम भी मेरे दोस्त हो, वही मेरा दोस्त है, मेरे लिए तुम दोनों एकदम बराबर हो, लेकिन उसके बारे में तुम कुछ गलत कहो और मैं सुनूं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। इसका मतलब है कि आप क्लियर हैं कि आपको अपने सामाजिक समूहों के साथ, व्यक्तियों के साथ संबंध की क्या लिमिटेशंस तय करनी है। तो इस तरह की समझदारी जिस व्यक्ति में ज़्यादा है, हम कहते हैं कि उसके अंदर सामाजिक बुद्धिमत्ता या सोशल स्किल्स ज़्यादा है, और ये विशेष रूप से काम आएगी जब आप सिविल सेवा में जाएंगे। लेकिन सिविल सेवा में जाने के बाद या किसी भी ऑफिस में जाने के बाद एक कथन चलता है, प्रसिद्ध कथन है, और वो कथन ये है, आपने मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में सुना होगा कि एक होता है फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। एक होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। मैनेजमेंट के कॉलेजेस में, MBA इंस्टीट्यूट्स में सबसे कम महत्व इसका होता है, और आमतौर पर जो बच्चे रैंक बहुत पीछे लाते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स में MBA करते हैं जनरली। कुछ लोग शौक से भी करते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि जितने मनुष्य काम कर रहे हैं उस कंपनी में, उनके रिलेशंस को देखना, उनकी स्थितियों को देखना, प्रमोशन कब होगी और सैलरी कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, मूल्यांकन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, वो सारा प्रोसेस, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट या प्रशासन की दुनिया में एक प्रसिद्ध कथन है, मतलब जो मैनेजमेंट सरकार करती है वो प्रशासन हो जाता है। तो एक ही काम है कि एक लेवल के बाद जब आप जितना आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद केवल एक मैनेजमेंट बचता है, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बाकी सब बकवास है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज कर लेते हैं तो आपकी मैनेजमेंट में दिक्कत कभी नहीं आएगी, और यदि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने में कुछ दिक्कत है तो मैनेजमेंट आपकी किसी न किसी पॉइंट पे आके रुकेगी। इसे यूं समझे प्रशासन की दुनिया में कि जैसे आप कलेक्टर बन के गए, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप अपने जिले के बाकी सारे कर्मचारियों को चुनेंगे, वो पहले से चुने हुए हैं, पहले से पोस्टेड हैं। और यदि आप SP बन के गए, पुलिस वाले बन के गए, तो आपके पास लगभग 3000 लोगों की टीम काम करेगी आपके अंडर। DM है तो संख्या और बढ़ा लीजिए, 5000 कर लीजिए करीब। इन 5000 व्यक्तियों में से मुश्किल से 15 लोग ऐसे होंगे जो कोर ग्रुप में आपके होंगे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से जिले के प्रमुख होंगे। जैसे हेल्थ का मामला है तो CMO आपकी टीम का हिस्सा है,
एजुकेशन की बात है तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपकी टीम का हिस्सा हो गया। ये 10-15 लोग हैं। इन 10-15 का अपने अपने डिपार्टमेंट्स के कुछ 100 व्यक्तियों पर ठीक नियंत्रण रहना चाहिए। एक अच्छे कलेक्टर की बेसिक निशानी सिर्फ ये है कि वो इन 15 व्यक्तियों को ठीक से डील कर ले बस। और जो इनको ठीक से डील नहीं कर पाएगा, कलेक्टरशिप धरी की धरी रह जाएगी, आप जिले में कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि शुरू में कलेक्टर को लगता है कि इतिहास के 2 ही चरण हैं। कुछ दिनों में समझ में आया था कि कितने कलेक्टर आए, मर गए, चले गए, कोई नहीं पूछता, कोई पूछेगा भी नहीं बाद में। इतनी सी हैसियत है कलेक्टर की। जिले में है ठीक ठाक, पर इतिहास में क्या हैसियत है ऐसी कलेक्टर की। और वो अकेला कुछ करना चाहे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अपनी टीम को दुखी करके आगे बढ़ना चाहेगा, टीम मतलब सविनय अवज्ञा कर देगी उसके खिलाफ, चल नहीं पाएगा काम। अंततः आपको काम करना है अपनी टीम के साथ, और जब तक उस टीम को साथ लेके नहीं चलेंगे, उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, आप जिले में कुछ भी सकारात्मक करने की हालत में नहीं आएंगे। इस चीज को समझना, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, ऑफिस की दुनिया में ये होता है। पीपल्स मैनेजमेंट, सोशल स्किल्स ये हैं। पॉलिटिक्स में भी होता है कि गठबंधन की सरकार की नौबत है, कैसे कैसे मैनेज करना है, ये एक स्किल है। और जो पर्सनल लाइफ है, परिवार में, दुनिया में कौन सा ऐसा परिवार है जो पूरी शांति से ही चल जाता है? तलवारें होती नहीं हैं या बस म्यान में होती हैं? म्यान में होती हैं, मौका आते खिंच जाती हैं बाहर। वो तलवारें म्यान में ही रहें, म्यान टंगी रहे दूर, इसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। और वो ताकत जो लगाएगा उसको बोलेंगे कि उसकी सोशल स्किल्स बेहतर है। अब डेनियल गोलमैन ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास इन 5 स्किल्स का समुच्चय है, कौन कौन सी 5? बोल दो जल्दी से, क्या करके। पहली, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को ठीक से समझना, पहली बात। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन, अपनी भावनाओं को ठीक से कंट्रोल करना। सेल्फ मोटिवेशन, जब जब निराशा हो या सामान्य जीवन में खुद को लगातार सकारात्मक रखना, मनहूस ना बनना। कोई आपसे मिले खुश हो गया जाए, ये नहीं कि हंसता हुआ आया था, रोता हुआ गया बेचारा कि क्या कैसे अंकल से मिलवा दिया, अच्छी। ये भाव नहीं आना चाहिए आपके बारे में। आपसे मिलके लोग ऊर्जा महसूस करें, न कि थकान महसूस करें। चौथा क्या है? एम्पैथी, दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसे ठीक से पकड़ना। और वैसे एम्पैथी का एक हिस्सा ये भी होता है कि उसको ठीक से मैनेज भी कर लेना, लेकिन उसको हम 5वें हिस्से में लेते हैं, सोशल स्किल्स। और इसका मतलब दूसरे व्यक्तियों के साथ स्थितियों को, संबंधों को इस तरह से मैनेज करना कि शत्रुता न हो। आप दूसरे व्यक्ति को उस उद्देश्य में शामिल कर लें जो आपका उद्देश्य है। और विन विन सिचुएशन जिसको बोलते हैं ना, विन विन का मतलब 2 व्यक्ति जुड़े, दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को अनुभूति है कि अच्छा हुआ, ऐसी सिचुएशन में उसको लेके आना। ये 5 स्किल जिसके पास है, डेनियल गोलमैन के हिसाब से वो व्यक्ति सफल होने को बाध्य है। उसका ऐसा मानना है कि महिलाओं में ये स्किल्स पुरुषों से ज्यादा होती हैं। अब मुझे नहीं पता इस पर आपकी सहमति बनेगी या नहीं बनेगी। क्या लगता है आप लोगों को, पुरुषों में ज्यादा है कि महिलाओं में ज्यादा है? क्योंकि उसने कहा है, और वो गोल मैन है तो ठीक ही कह रहा होगा। ठीक है, चलिए मान लेते महिलाओं में ज्यादा है। हाँ, किसका? सिंपैथी। असल में 2 कथन बोलता हूं, आप समझने का प्रयास करें उससे। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है, 2 वाक्य बोल के कोशिश करता हूं। एक है जो प्रसिद्ध है, एक है जो सही है। जो प्रसिद्ध है, ठीक, पहले लिखता हूं प्रसिद्ध या लोकप्रिय। ये हमारे नोट्स में भी एक जिक्र के रूप में आएगा, क्योंकि ये इतना प्रसिद्ध है कि कई जगह लिखा हुआ मिल जाता है। प्रसिद्ध ये है कि जब आप किसी की मनः स्थिति को, मतलब बुरी स्थिति में कोई व्यक्ति है, आप उसकी मनः स्थिति को समझ पा रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, पर उसके बाद भी अंतराल बना हुआ है, उस हद तक महसूस नहीं कर पा रहे जिस हद पर वो चला गया है। तो महसूस करना, अच्छा इधर महसूस करना किंतु अंतराल बना रहे, ये है सिंपैथी। जो प्रसिद्ध कथन मिलता है वो ये मिलता है।
कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप पीड़ा में हैं, लेकिन उसके बाद भी अंतर बना हुआ है कि हाँ मैं जानता हूँ आपकी पीड़ा है, हाँ मुझे दुख है, लेकिन डिफरेंस है हमारे बीच में। और यदि कोई महसूस करते करते भूल ही जाए कि उसकी पीड़ा थी या मेरी पीड़ा थी, तो हम कहेंगे महसूस करना अंतर के बिना, बिना अंतराल के। कुछ लोग कहते हैं कि एम्पैथी सिंपैथी से अगला स्तर है, क्योंकि उसमें अंतर खत्म हो जाते हैं, स्व और पर का अंतर समाप्त हो जाता है, मैं और वह का अंतर समाप्त हो जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ठीक। पर यदि आप पूछेंगे किसी मनोवैज्ञानिक से, तो साइकोलॉजी के लोग ऐसा मानने से बचते हैं। साइकोलॉजी के लोग क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि जो एम्पैथी है वो दो प्रकार की है, एक है कॉग्निटिव एम्पैथी और दूसरी कौन सी है? इमोटिव एम्पैथी। वो कहते हैं कि कॉग्निटिव एम्पैथी वही है जिसको हम सामान्यतः एम्पैथी कहते हैं, और इमोटिव एम्पैथी सामान्यतः वो है जिसको हम सिंपैथी कहते हैं, सहानुभूति कहते हैं। तो अगर आप दूसरों की स्थितियों को केवल जान रहे हैं तो एम्पैथी है, अगर आप महसूस भी कर रहे हैं तो इमोटिव एम्पैथी या सिंपैथी है। मनोविज्ञान की दुनिया इस सेकंड वाले अंतर को मानती है। मैंने बता दोनों इसलिए दिए कि कहीं आप कोई किताब पढ़ें, कोई लेख पढ़ें और पहले वाला मिले तो आपको लगे कि हमें तो कुछ और बताया गया था। तो अगर मुझे परीक्षा देनी हो और कोई पूछे तो मैं सेकंड वाले को ही बताऊंगा, न कि पहले वाले को बताऊंगा, ठीक है। टेलीपैथी बताए थे? नहीं बताए। टेलीपैथी का मतलब दूर से मम्मी ने फोन किया कि बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है, और बात ठीक निकली, ये टेलीपैथी है, दूर से जान लिया। इंट्यूशन जैसा कुछ उसे टेलीपैथी कहते हैं। सिंपैथी को हिंदी में बोलेंगे सहानुभूति, और एम्पैथी के लिए हिंदी में शब्द है समानुभूति या परानुभूति। एम्पैथी के लिए हिंदी में लिखिए समानुभूति और परानुभूति। ये समानुभूति शब्द उसी सेंस में आया था कि एग्जैक्टली समान चीज को महसूस कर लेना, उस सेंस में बना था। तो आपकी परीक्षा में आमतौर पर समानुभूति या परानुभूति पूछते हैं एम्पैथी के लिए, और सिंपैथी तो बचपन से सुना होगा आपने, सहानुभूति। और सहानुभूति बड़ा नेगेटिव सा वर्ड आजकल हो गया है। अगर आप किसी को बोल दें कि मुझे तुमसे सहानुभूति है, इसका मतलब ये होता है कि तुम बहुत गई हालत में हो और तुम पे दया आती है, तरस आ रहा है हमें, ये भाव आता है मन में। तो आजकल वो बहुत सकारात्मक शब्द नहीं है, नेगेटिव सेंस में ज्यादा आता है। वेदना क्या होती है? संवेदना। संवेदना का मतलब होता है सेंसिटिव होना, और वो भी किसी के दुख को महसूस करने के सेंस में। और भी शब्द हैं, करुणा है, कंपैशन है, दया है, पिटी है। इनको पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 में। टॉपिक नंबर 3 में सारे शब्द आने वाले हैं, दया, करुणा, सहानुभूति, समानुभूति, वेदना, सब आ जाएगा, सबका अंतर समझेंगे जी। उठ के बोल दो भाई। ये कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए इनके वाक्य में कहाँ मिस्टेक है ना। बहुत सावधानी से सुनिए और पहचानिए कहाँ गलती हो रही है। कह रहे हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं उनकी सोशल स्किल्स बेहतर होती हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में या एम्पैथी के मामले में या ओवरऑल वो बेहतर होते हैं? इनके नहीं, इसका उत्तर तो नहीं है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं आपसे अगले स्तर की उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बता पाएं कि इनके सवाल में गलती कहाँ छिपी हुई है। मैं तो आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ, इसमें गलती कहाँ हो रही है? जो इनके तर्क का प्रीमाइस है, प्रीमाइस का मतलब मूल आधार जो लिया तर्क का, वही गड़बड़ है। जैसे ये कुछ वैसा है कि पिछले साल जितने व्यक्तियों की मौत हुई उनमें से 99% बिस्तर पर लेटे हुए मरे थे, अतः बिस्तर पर लेटना घातक है। ये यूपीएससी का सवाल था 15-20 साल पहले, प्रीलिम्स में सवाल था कि इस तर्क में कहाँ दोष है। सही बात है, लोग बीमार थे, लेटे हुए थे, मरे थे उस समय। तो 99% व्यक्तियों की मौत लेटे हुए होती है, अतः लेटना स्वास्थ्य के लिए घातक है। कुछ ऐसा निष्कर्ष निकल रहा है वाला। अब समझो ध्यान से क्या गलती हो रही है।
जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनमें सोशल स्किल्स बेहतर होती है, ये गलत है। सोशल स्किल्स के बेहतर होने का मतलब है तौल के बोलना, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलना, जहां बोल देना है बोल देना, जहां नहीं बोलना है चुप रहना। और एक्सट्रोवर्ट चुप नहीं होता है, जहां नहीं बोलना है वहां भी बकर बकर करता रहता है बहुत देर तक। तो ज्यादा बोलना और कायदे का बोलना, इसमें एक अंतराल है। इसलिए सोशल स्किल्स एक्सट्रोवर्ट की हमेशा अच्छी नहीं होती। आपने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसको देख के भाग जाते हो कि पका देगा एकदम? अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो उससे सोशल स्किल्स अच्छी हैं या वो मूर्ख इतना भी नहीं समझ पा रहा कि लोग उससे भागते हैं। तो प्रीमाइस को ठीक करने की जरूरत है, तब बात बनेगी। चलिए, अब जो पहला मॉडल था सेलोवी और मेयर वाला, केवल उसके शब्द एक बार देख लेते हैं, बाकी आप जैसे ही उसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। सेलोवी और मेयर ने 4 पॉइंट्स बताए हैं। अब इस वाले दूसरे वाले से लिंक करेंगे ना, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सी बात का क्या मतलब है। पहला वो कहते हैं परसीविंग इमोशंस। हाँ, ये है पीड़ित व्यक्ति का स्केल, पीड़ा का। ठीक, ये है सहानुभूति या समानुभूति रखने वाले का स्केल। ठीक, मान लीजिए पीड़ित व्यक्ति आप हैं एक बच्चे के रूप में, और आपकी पीड़ा इस लेवल की है, ये 0 लेवल है, ये 100 लेवल है। ठीक है, आपकी पीड़ा की स्थिति को समझ के भांप के आपके पिता कितनी पीड़ा महसूस करेंगे। कहाँ बनाऊं डंडा पापा के लिए? इधर ही बनाऊं ना, इधर तो नहीं, पापा हैं, इधर ही बनेगा ना। यहां बना दूं? ठीक है, इधर बनाऊं, इधर 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 ही तो बनेगा भाई, इधर बनेगा तो यही ना कहीं। ये हो गया पापा का स्केल। चलो, ये हो गया पापा का स्केल। अब कल्पना करो, अपनी मत करना, किसी और की कर लो। कोई बच्चा है, बहुत बुरी स्थिति में है, जीवन खतरे में है, या कम से कम ये है कि उसको कुछ परमानेंट डिस्टॉर्शन बॉडी में आने का खतरा है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पता नहीं जिएगा या नहीं, और जिएगा तो भी पता नहीं कैसा जीवन इसका होगा, ऐसा जीवन जीने लायक है भी या नहीं। फिर क्या होगा? घर के कुछ सियाने लोग जो होते हैं ना, बाप को समझाते हैं कि इसको ना मरने दो, चल नहीं पाएगा। और बाप लोग तुरंत समझ जाते हैं इस बात को, फिर अब ठीक कह रहे हैं। फिर डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर साहब चल नहीं पाएगा। दरअसल वो कह रहा होता है कि मैं कैसे मैनेज करूंगा, पर ये बात ठीक नहीं लगती कहने में। तो क्या बोलता है कि ये बेचारा क्या जिएगा, ऐसे क्या जीवन बचेगा। पर बाप का जो बेसिक दिमाग चलता है वो ये चलता है कि क्या करेगा जी के ऐसा जीवन। और फिर किसी में हिम्मत हो तो उसकी माँ से कहो ये बात कि भाभी जी, दीदी, ये ना जीना मुश्किल है, और जिएगा तो भी इसके हाथ काम नहीं करेंगे या पैर काम नहीं करेंगे, तो इसको मरने देते हैं। वह कह के देखो जरा, मुंह नोच लेगी जो कहेगा। सबसे पहले उसका मुंह नोचेगी, और फिर धारा प्रवाह गालियां मुंह से निकलेंगे उसके। कहेगी जैसा भी है ना मेरा लाल है, इसे मैं पालूंगी। और वो जिंदगी भर निभाएगी इस चीज को। फिर केवल उस दिन की बात नहीं है, जितना पीड़ा बच्चा महसूस कर रहा है वो उससे ज्यादा महसूस कर लेगी उस समय। तो जब कोई व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा से ज्यादा पीड़ा महसूस कर सकता है तो उसके बराबर भी कर सकता होगा। और यदि उसके बराबर कोई कर सकता है तो उसको समानुभूति कुछ लोग कह रहे हैं, तो उसमें क्या परेशानी है। ठीक वैसे ही गांधी जी एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्वधर्म समभाव। बाकी लोग बोलते हैं सर्वधर्म सद्भाव। सद्भाव का मतलब है कि अपने धर्म से प्यार करो, बाकियों से भी अच्छा संबंध रखो। गांधी जी कह रहे हैं ना समभाव, जितनी मोहब्बत अपने धर्म से है उतनी ही मोहब्बत बाकियों से भी करो। उस पर वही ऑब्जेक्शन आता है जो आप कर रहे हैं कि एग्जैक्टली उतनी कैसे कोई कर सकता है। पर गांधी जी कह रहे हैं तभी तो वो कसौटी है, तभी तो वो आदर्श है। इतनी हिम्मत लाओ अपने अंदर कि जितनी मोहब्बत अपने धर्म से ठीक उतनी मोहब्बत दूसरे धर्म से करो, तब तो बात है। तो जो सद्भाव और समभाव का अंतर है, वही इस सेंस में सहानुभूति और समानुभूति का अंतर है, जो लोकप्रिय सेंस में है।
साइकोलॉजी के सेंस में नहीं कह रहा हूँ, लोकप्रिय सेंस में वो वाला अंतर है। स्पष्ट हुआ? और ऐसा होता है दुनिया में, कुछ लोग आपकी पीड़ा को आपसे ज्यादा महसूस कर लेते हैं, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है, करते हैं, बस वो बाप नहीं होना चाहिए। इस मामले में तो महिलाओं की तुलना पुरुषों से हो ही नहीं सकती, इस मामले में स्पेशली एम्पैथी के मामले में, बाकी में भी नहीं हो सकती। महिलाएं महिलाएं हैं, ठीक है। चलिए, सेलोवी मेयर के 4 शब्द केवल समझेंगे। पहला है परसीविंग इमोशंस या भावनाओं का प्रत्यक्ष करना। भावनाओं का प्रत्यक्ष। दूसरा शब्द जो बोलते हैं भावनाओं को का प्रयोग चिंतन को प्रेरित करने के लिए करना। चिंतन को प्रेरित करने के लिए भावनाओं का प्रयोग करना। ये वाला केवल एक समझ लेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। तो पहला हो गया भावनाओं का प्रत्यक्ष, परसीविंग इमोशंस या परसेप्शन ऑफ इमोशंस। दूसरा, यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग प्रोसेस, चिंतन को प्रेरित करने के लिए भावनाओं का उपयोग करना। तीसरा चौथा लगभग वही है। तीसरा है भावनाओं को समझना और चौथा प्रबंधन करना, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। और चौथा है भावनाओं का नियमन करना या विनियमन करना। तो ये तो बस पहले का एक शब्द और दूसरे की सेंस समझ में आ जाए, बाकी तो सेम जैसा वो था वैसा ही है। दोनों मॉडल्स पता रहेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन जब भी आपसे नॉर्मली पूछें आप कौन सा मॉडल लेंगे, जो गोलमैन वाला मॉडल है वो ज्यादा इजी है। भावनाओं का प्रत्यक्ष, परसेप्शन या प्रत्यक्ष का मतलब होता है देखना। इसका सिंपल सा मतलब है अपनी या दूसरों की भावनाओं को ठीक से पहचान पाना। पहचानने का से मतलब है, अच्छा अपनी भावनाओं को पहचानने का मोडल क्या, मोडस ऑपरेंडाई होगा, और दूसरों की भावनाओं को पहचानने का तरीका क्या होता है? बड़ा सिंपल है। अपनी भावनाओं को पहचानने का तरीका है मन या अपनी अनुभूतियां, और दूसरों की भावनाओं को पहचानने का एक ही तरीका है संकेत। कौन से संकेत? भाई चेहरे के भाव क्या हैं, आंखों के भाव क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वही तरीका है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इतना घाघ है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से उसे कंट्रोल में है और वो वही संकेत करेगा कि वही निष्कर्ष आप निकालें जो वो चाहता है कि आप निकालें उसके बारे में। एक फिल्म आई थी, आप देखिएगा कभी अगर मौका मिले। उस फिल्म का नाम मेरे ख्याल से था राइट और रोंग, या राइट या रोंग, ऐसा कुछ नाम था। सनी देओल था उसमें और अजय देवगन भी शायद था। देखिए आप लोगों ने फिल्म? कितने लोगों ने देखी? हाथ खड़ा करें। ठीक है। और एक अभी हाल ही में फिल्म आई थी 376 थी ना शायद, जो जिसका 375 इसका जिक्र क्लास पे हुआ था ना। हाँ, दोनों एक ही तरह की फिल्म एक सेंस में है। राइट और रॉन्ग में क्या है, आपको पता है कि हमारे संविधान में एक व्यवस्था है कि हम सेल्फ इनक्रिमिनेशन के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई व्यक्ति खुद अपने विरुद्ध गवाही दे, इसके लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आर्टिकल 23 में ये बात, वही है ना, 20 क्लॉज 3 में ये बात लिखी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्रिमिनल मामला है, सिविल में कर सकते हैं, क्रिमिनल मामले में आप किसी अभियुक्त से ये नहीं कह सकते कि अपने खिलाफ गवाही दो, और अगर कहेंगे तो उस गवाही का कोई मूल्य नहीं है। इसका व्यवहारिक जीवन में मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई अपराध आपके घर के आसपास हुआ, पुलिस आपके पीछे पड़ गई और अब घबराए हुए बुरी तरह से कि बिना बात के फंसा दिया, और पुलिस ने ये भी कह दिया कि हमने देखा तुमको ऐसा करते हुए, तुमने ही किया है, 4 लोग और कह दें, झूठ बोल रहे हैं, और पुलिस की 8-10 लोग आपके आसपास बैठे हुए हैं, एक दो ने पिस्तौल निकाल रखी है और कह रहे हैं देख भाई जिंदा रहने का एक ही तरीका है, चुपचाप कबूल कर ले। अब आपको लग रहा है कबूल नहीं करूँगा तो जान से मार देंगे, तो कबूल करना इज बेटर देन डाइंग। तो आपने कहा ठीक है सर मैं कबूल कर लेता हूँ। उन्होंने स्टेटमेंट लिखवाई, आपने लिखी कि हाँ ऐसे ऐसे मैंने किया था, बम मैंने लगाया था, ये मैंने किया था, आदि आदि लिख दिया।
अगर कभी जीवन में ऐसा हो जाए ना तो ध्यान रखना है कि इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस वाला कहे कि बोल तू नहीं किया था, वो जोर से बोलना, बोला माइक लाओ पहले, ऐसे नहीं बोलूंगा, माइक पे बोलूंगा मैं तो, माइक पे बोलना अपराध मैंने किया है, मैंने गोली चलाई थी, ऐसे करना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीनिंगलेस है। और कानून कहता है साफ साफ कि जब तक जज के सामने अभियुक्त ऐसा नहीं बोलेगा, उसकी आत्मस्वीकारोक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये इसीलिए है कि 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा ना मिल जाए, और हमारा सिद्धांत पहले वाक्य को ठीक से पूरा करता है। सेकंड तो हो ही जाता है, लेकिन पहले वाले को ठीक से पूरा करता है। 1000 छूट ही जाते हैं और एक तो खैर नहीं मिलती सजा आमतौर पे, ये होता है। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाली जो बात है ना, उससे अगर आप इस चीज का लिंक समझना चाहें कि इस फिल्म में क्या हुआ, कुछ लोग आजकल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास सुझाव आया कि भाई किसी ने अपराध किया या नहीं, इस पर सरकार इतना खर्चा क्यों करती है। सिंपल है, एक लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है, उससे चेक कर लो, क्या दिक्कत है। आजकल तो और भी तरीके उसके आ गए हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट आ गया है, नार्को एनालिसिस आ गया है। नार्को एनालिसिस में ऑब्जेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। खतरा ये है कि जिसका करेंगे किसी रेयर केस में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसकी मतलब परमानेंट कोई डिस्टोर्शन आ जाए बॉडी में, ऐसा भी हो सकता है। ये खतरा कैसे मोल लें, ये दिक्कत है। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सेल्वी का केस कहलाता है, प्रसिद्ध केस है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि सर ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें आप चेंज कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो जो कहता है चेंज हो ही जाता है। अगर लाई डिटेक्शन को, नार्को एनालिसिस को हम मान लें कि अपराध शास्त्र में मान्य तरीके हैं, तो हर अपराधी फंसेगा, एक भी निर्दोष नहीं फंसेगा। कितना सिंपल है। केस चल रहा है, आपको डाउट है 4 लोगों पे, चारों का नार्को टेस्ट कर लीजिए, और नार्को का मतलब उनको एनेस्थेसिया की डोज देके अर्ध बेहोशी की स्थिति में ले जाइए, जहां उनका दिमाग उनके कंट्रोल में ना हो। तब उनसे आप सवाल पूछेंगे, सवाल ऐसे कि येस और नो में आंसर दे सकें, और उन आंसर्स के बेस पे ये अनुमान हो जाता है, लगभग ऑब्जेक्टिवली हो जाता है कि इस व्यक्ति ने क्या किया था, क्या नहीं किया था। कितना सिंपल है। तो ये फिल्म इसी पे थी, लाई डिटेक्शन टेस्ट पे थी। लाई डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि मूल विचार ये है कि जब हम झूठ बोलते हैं हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, सच बोलते हुए हार्ट बीट्स ठीक रहती हैं। मूल कंसेप्ट ये है, यूज करते हैं। हाँ, तो इस फिल्म में वही थी मैं कि एक अपराधी है, अजय देवगन शायद अपराधी है, सनी देओल शायद पुलिस वाला है, वो जेल में है, उस पर लगातार टेस्ट हो रहे हैं, लाई डिटेक्शन के टेस्ट हो रहे हैं, पर वो इतना घाघ है कि उसको अपनी हार्ट बीट्स पे ही पूरा कंट्रोल है। कोई व्यक्ति झूठ बोलते हुए अगर सुपर कॉन्फिडेंट होगा तो हार्ट बीट्स नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, 4 पुलिस वाले आसपास खड़े हैं, आपसे पूछा आपका नाम क्या, तभी बढ़ जाती है हार्ट बीट्स, के नाम क्यों पूछ रहे हैं, जबकि आप नाम सच बता रहे हैं, उस समय बढ़ तो जाती है। हार्ट बीट बढ़ते हैं तो कई फैक्टर्स हैं। इसका मूल ये है कि झूठ बोलते हुए बढ़ेंगे, सच बोलते हुए नहीं बढ़ेंगे। मतलब पहले कूल करने के बाद, शुरू में नहीं, कूल करने के बाद। और ये व्यक्ति इतना घाघ है कि इसकी हार्ट बीट्स बढ़ती नहीं है जब तक ना चाहे। टेस्ट कर कर के थक गए हैं मनोविज्ञान के लोग, सारे रिजल्ट्स वही निकल रहे हैं जो वो चाह रहे कि निकले। उसका जेल में व्यवहार एकदम वैसा है जैसा होना चाहिए, क्योंकि इसको मनोविज्ञान के सारे सिद्धांत पता है कि कौन सा व्यवहार करूंगा तो मनोविज्ञान के लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे मेरे बारे में। और अंत में इसको छोड़ दिया गया क्योंकि सारे टेस्ट कह रहे हैं कि वो बेकसूर है। और जब जेल से निकला है तो आखिरी वाक्य वैसा ही बोला है जैसा 376 में उस वकील को उस लड़की ने बोला है। कैसा वाक्य, समझ गए? जिसका मतलब है कि तुम्हारी सारी जो व्यवस्था चौपट है, दरअसल मैं ही हूं, और तुम मुझे पकड़ नहीं पाए, पकड़ पाओगे भी नहीं। तो ये तो है ना। तो भावनाओं के प्रत्यक्ष का मतलब है कि अपनी भावनाओं को ठीक से, और कई लोग अपने आप को इतना कंट्रोल कर लेते हैं, और दूसरों की भावनाओं को कैसे पहचानेंगे भाई? चेहरे के संकेत देखेंगे और क्या करेंगे? किसके थ्रू? हाँ, हिप्नोसिस के थ्रू तो कर ही सकते हैं। एक
विज्ञान है हिप्नोसिस कहते हैं उसको, या हिप्नोटिज्म जिसको बोलते हैं ना, कुछ कुछ वैसा। आपने पता नहीं उसका कभी प्रयोग देखा या नहीं देखे, लेकिन उसका प्रयोग देखेंगे तो बहुत साइंटिफिक होता है। और वो कैसे करते हैं कभी डिस्कस करेंगे उसको कभी। हाँ अच्छा, आपको आता करना? हाँ ऐसे ही करते हैं, एकदम ठीक बताया आपने। तो वो तरीका होता है कि आपने किसी को हिप्नोटाइज कर लिया। नहीं, वो ठीक कह रही है। हिप्नोसिस में किसी को ले जाने का सबसे आसान तरीका होता है, एक कोई पेंसिल जैसी कोई चीज़ ऐसे ऐसे आँख के सामने 3, 4, 10, 20 सेकंड हिलाएंगे लगातार, और वो उस पर ध्यान देगा तो चला जाएगा, हिप्नोटिक स्टेट में चला जाता है। ये सबसे आसान तरीका माना गया उसके लिए। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि दूसरे को हम पहचानते हैं उसे संकेतों से, चेहरे के भावों से, अभिव्यक्तियों से, और यदि कोई उस पर पूरा कंट्रोल कर ले तो हम नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप दूसरों की भावनाओं को माइन्यूट तरीके से पहचानें, उसके चेहरे के भावों को बहुत बारीकी से देख पाएं, और उसमें अगर गैप है उस गैप को समझें। ये अनुभव के साथ समृद्ध होता है मामला। इसका मतलब बताइए सेकंड वाले का, बाकी 3 तो आसान है। चिंतन को प्रेरित करने के लिए भावनाओं का प्रयोग करना, इसका मतलब क्या हुआ? तीसरा आप समझ पा रहे होंगे, भावनाओं को समझना है तो सिंपल सी बात है। प्रत्यक्ष का मतलब संकेतों से समझना कि इसके मन में क्या चल रहा है। समझने का मतलब एग्जैक्ट सेंस में कि वो कौन सी भावना है, कैसी भावना है। और विनियमन करने का मतलब अपनी या दूसरों की भावनाओं को कंट्रोल करना, वो तो सिंपल है। सेकंड वाला जो है इनका थोड़ा सा अलग है, और वो ये है, जैसे इमोशंस आपके मन में आए और आपने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। 2 तरह के प्रोसेस हो सकते हैं इमोशंस और बिहेवियर के बीच में। वो क्या प्रोसेस है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्टिमुलस आया, ये स्टिमुलस है, आपके पास आया और आपके इमोशंस तक ही पहुंचा। मान लीजिए कॉग्निशन के बाद इमोशन तक पहुंचा। एक तरीका तो ये है कि इसके तुरंत बाद आपका रिस्पॉन्स तैयार हुआ और रिस्पॉन्स वापस स्टिमुलस के पास चला गया। ये सामान्य तरीका होता है ह्यूमन बीइंग्स का। जैसे यहां सामने एक व्यक्ति खड़ा, उसने गाली दी आपको, ये गाली यहां से यहां पहुंची, कॉग्निशन हुआ, आप समझे क्या गाली है, और वो कॉग्निशन पहुंचा आपके मन तक। मन इस पर क्या रिएक्शन देगा? बहुत खुश होगा, बहुत गुस्सा आ जाएगा। तेज गुस्सा आया, उस इमोशन में रिस्पॉन्स निकला, उससे बड़ी बड़ी गाली, और वो उतनी ही स्पीड से वापस गई, उसको जाके लग गई जिससे दी थी गाली। तो स्टिमुलस आया, जैसे स्टिमुलस आया उसने आपके इमोशंस को भड़काया, और आपने उन इमोशंस के प्रभाव में अपना बिहेवियर या रिस्पॉन्स तय किया, और वो रिस्पॉन्स 0 टाइम गैप के साथ दिया जो सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच गया। ये एक सामान्य तरीका होता है सामान्य तरह के व्यक्तियों का। अगर इस स्टिमुलस के प्रभाव को हम सीधे रिस्पॉन्स में जाने की बजाय बीच में थॉट प्रोसेस को ले आए, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट होने के रास्ते पे पहुंच जाते हैं। इतना ही मामला है। जिन लोगों ने साहित्य या दर्शन पढ़ा है वो इसको यूं समझें, साहित्य में कहते हैं कि साक्षी भाव होता है, दर्शन में कहते हैं साक्षी भाव। भोगने वाला मन और रिस्पॉन्स देने वाला मन, इसके बीच में अंतराल होना चाहिए। आपका जो मन महसूस कर रहा है और जो मन रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके बीच में अंतराल होना चाहिए। और जितना ज्यादा अंतराल होगा, व्यक्ति उतना ही गरिमापूर्ण होगा, बेहतर होगा। इस तरह के सिद्धांत खूब चलते हैं मनोविज्ञान की दुनिया में। तो ध्यान से समझ लो, किसी ने आपको गाली दी, कॉग्निशन हुआ, इमोशन हुआ, गुस्सा आया बहुत तेज, पर इस गुस्से का सीधा प्रयोग अभिव्यक्ति में करने के बजाय इस गुस्से की स्थिति से थॉट प्रोसेस में चले गए, चिंतन में चले गए, और चिंतन ये किया कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि मुझे भड़काने से कुछ फायदा उसको होने वाला है, ऐसा तो नहीं कि कुछ मिसयूज करने वाला है। और जैसे ही आपने चिंतन प्रक्रिया से जोड़ा इस इमोशन को, वैसे ही आपका रिस्पॉन्स तीव्र हो जाएगा या स्लो हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और आप सोच समझ के वही रिस्पॉन्स देंगे जो रिस्पॉन्स उस स्थिति में आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो अपने इमोशंस से चिंतन को प्रेरित करना
और चिंतन के आधार पर जो सही रिस्पॉन्स है वो देना। इस प्रोसेस के लिए इन लोगों ने एक सेकंड पॉइंट अलग से बना दिया है, बाकी इनका चिंतन ठीक वैसा का वैसा है। अब इस टॉपिक में दो छोटी बातें बचती हैं, एक मैं हल्का सबको समझा रहा हूँ और दूसरा तो इसका ये है कि इससे सिविल सेवा में लाभ क्या है, शासन में क्या लाभ है, जीवन में क्या लाभ है, और जो इमोशनल इंटेलिजेंट होगा उसकी हेल्थ आमतौर पे कैसी रहेगी, कुछ असर पड़ेगा हेल्थ पे या हेल्थ सामान्य ही रहेगी? अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आज जो नोट्स मिलेंगे ना उसमें सब बातें लिखी हैं। एक अंतिम बात समझ लीजिए, हाउ टू लर्न, कैसे सीख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, और ये वाला प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। और इसको सीखने की प्रक्रिया की जो चिंता थी, मैंने एक बार आपको संकेत किया था, डेनियल गोलमैन का ही एग्जाम्पल है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सीखने का तरीका। गोलमैन ने कहा कि देखो, इसको सिखाने से पहले 2 शब्दों में अंतर कर लो बस, ताकि ये समझ में आ जाए कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं और जो हमारा सीखने सिखाने का तरीका है वो तरीका एक जैसा हो, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। एक होती है कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग हिंदी में बताओ क्या होगा? संज्ञानात्मक सीखना, सीखन, संज्ञानात्मक सीखन। सीखन भी अच्छा शब्द हो सकता है, किसी ने प्रयोग नहीं किया, आप लोग कीजिए तो कौन सी इंटेलिजेंस मानी जाएगी? लिंग्विस्टिक, संज्ञानात्मक अधिगम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए अधिगम शब्द चलता है प्रायः। दूसरी होती है इमोटिव लर्निंग, कुछ लोग इसको सोशल लर्निंग भी कह देते हैं, पर यहां हम जो शब्द लेंगे वो इमोटिव लेंगे, भावनात्मक अधिगम। ठीक है, अब देखिए क्या मसला है। जैसे ये बताएं कि मान लीजिए आपको किसी ने गणित का एक सूत्र सिखाया, ठीक है, आपको गणित में सीखना है कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है या परसेंटेज कैसे निकलती है, और किसी ने ठीक से समझा दिया कि जो है और जितने में है, जो है ऊपर आएगा, जितने में है नीचे आएगा, और गुणा 100 से कर देना, तो जो निकलेगी उसको बोलेंगे परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंटेज। सो सिंपल। जैसे अगर तुम्हें यह पता करना है कि तुम क्लास में हो और तुम क्लास में कितने परसेंट हो, तो तुम कितने हो? 1 हो। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 500, तो 1/500 गुणा 100 कर दो, तो तुम कितने हो गए? 0.2% हो गए। कुछ भी निकाल लो, अब कंसेप्ट समझ में आ गया। बहुत होगा तो क्या होगा, वैसे 10 सवाल पूछ लेंगे कि सोनू के गणित में इतने नंबर आए और मोनू के साइंस में इतने नंबर आए, बताओ परसेंटेज कितनी कितनी है, निकाल दो उसमें परसेंटेज। कितना सिंपल है। फिर उसने कहा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में कुल वोट में इतने वोट मिले और समाजवादी पार्टी को इतने वोट मिले, बताओ दोनों पार्टियों को कितने कितने प्रतिशत वोट मिले। आप निकाल देंगे, इसके वोट बटा कुल वोट गुणा 100, आ गया। ये आ गया तो आ गया, या इसके लिए कुछ और करने की जरूरत है? जैसे परसेंटेज आपने सीखी, 10 सवाल की प्रैक्टिस कर ली और एग्जाम से पहले 2 दिन फिर से देख लिया, तो रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा? अच्छा आएगा रिजल्ट। दिस इज कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब है जो बुद्धि के स्तर पे होती है, आसान होती है, कम समय में हो जाती है, अल्प समय में संपन्न हो जाती है, अगर वो समय ठीक से लगाया जाए। वरना अगर इस भाव से बैठे कि दमे तो सिखा दे मुझे, फिर दीर्घकाल हो सकता है, लेकिन यदि कोई समझने के मूड में बैठ जाए तो अल्प समय में हो जाती है। तो बौद्धिक प्रक्रिया है, आसान प्रक्रिया है, कम समय में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक। गलतफहमी यह है कि जीवन में सबसे ज्यादा महत्व इसका होता है, और आईक्यू वाला जो मामला है, आईक्यू वाला मामला मुख्य रूप से इसमें काम आता है।
जिसकी आईक्यू अच्छी है, तय मान के चलिए कि वो संज्ञानात्मक अधिगम के क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म करेगा। आप समझ रहे इस बात को? अगर आईक्यू अच्छा है, उसको मैथ्स पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, या इथिक्स पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, वो ठीक से पढ़ लेगा। क्या फर्क पड़ता है? समझ लेगा इस बात को। फिर डेनियल गोलमैन ने एग्जाम्पल दिया, जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने शायद रखा भी था। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो इंजीनियर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1990 के आसपास का। उस समय इंजीनियर शब्द में बहुत ताकत थी। आज उस शब्द में वो ताकत नहीं बची है, लेकिन उस जमाने में इंजीनियर का मतलब कुछ और ही होता था कि ये क्या करते हैं, इंजीनियर, अच्छा अच्छा प्रणाम इंजीनियर है। इंजीनियर का ये मतलब होता था उस जमाने में। हाँ, मतलब विवाह के बाजार में नंबर 1 पर जो रहता था वो इंजीनियर होता था। डॉक्टर नंबर 2 पे आता था उस जमाने में। आईएएस तो खैर नंबर से ऊपर है, उसकी तो बात तो हमेशा से अलग रही है, लेकिन बाकी सबकी बात करें तो इंजीनियर है। अपनी क्लास में इसका आईक्यू रैंक सबसे ऊपर था, क्लास का टॉपर था, होमवर्क भी रोज करता था। होमवर्क डूइंग बच्चा है, आप समझ सकते हैं। एकदम गोलू, हरियाणा में बोलते कति गोलू टाइप का बच्चा है। कति का मतलब एकदम ऐसा बच्चा है, सीरियस टाइप का, होमवर्क करने वाला, किसी से गलत बात ना बोलने वाला, बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, उस टाइप का बच्चा है, ठीक है। जब स्कूल में 12वीं क्लास का एग्जाम, उसने टॉप किया, पूरे जिले में क्या, पूरे राज्य में टॉप किया, देश में नंबर 2 पे आया है, ठीक। और मम्मी का दुलारा है, मम्मी से बिना पूछे तीसरी रोटी भी नहीं खाता है। मम्मी ने 2 बताई हैं, 2 ही खाता है। मम्मी ने एक बार बचपन में कहा था बेटा 2 रोटी खानी चाहिए, तब से 2 ही खा रहा है। नेक्स्ट कमांड आएगी तब चेंज करेगा। उसको पेट की भूख से कोई मतलब नहीं, मम्मी की कमांड से मतलब रहता है। ऐसे वाला बच्चा है। फिर उसने बीटेक किया, उसमें टॉप किया, क्योंकि मम्मी ने कहा था बेटा रोज 6 घंटे पढ़ना, तो रोज पढ़ता है 6 घंटे तब से। फिर बच्चे ने एग्जाम दिया एमबीए का, कैट में टॉप। और उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ, कैंपस प्लेसमेंट हो गई है, इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, कैंपस प्लेसमेंट हुई, और किसी शानदार कंपनी में, मुझे नहीं पता कौन सी शानदार होती है, जो भी आपको लगे, उसमें सिलेक्शन हो गया उसका। किसमें हुआ बताओ? गूगल, हाँ गूगल में हो गया, गूगल में चला गया है। और गूगल में उसको एंट्री लेवल पर बेस्ट पैकेज मिला है, मान लीजिए कुछ भी, वटएवर, 1 करोड़ का एनुअल पैकेज मिला स्टार्टिंग में, ऐसा पैकेज मिला है उसको, शानदार पैकेज मिला है, ठीक है। अब आगे देखो, वहां पहुंचा है तो गोलू बच्चा। पहली मीटिंग में गया, सब बात कर रहे थे, शर्मा रहा था, ठीक से बात नहीं कर रहा था। गलती से पड़ोस की कुर्सी पे एक लड़की आके बैठ गई। ये लड़का है, उल्टा भी कर सकते हैं, वैसे एग्जाम्पल लड़का आ गया बाई चांस। जैसी लड़की आके बैठी, अब ये अपनी कुर्सी से उसर होने लगा कि हाय राम, मम्मी से पूछना पड़ेगा बात करनी कि नहीं करनी है। तो बेचारा क्या करे, थोड़ा भोंदू किस्म का बच्चा है, दिमाग बहुत तेज है, आईक्यू भी जबरदस्त है, लेकिन इस मामले में भोंदू 1 नंबर का। उस लड़की ने पूछा क्या नाम है आपका? इसको लग रहा है कि अच्छा लाइन, अच्छा इसको लग रहा है अच्छा अभी से। और उसने कहा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लड़की ने कहा तेरा दिमाग खराब है, नाम ही तो पूछा है, कलीग हो भाई, नाम ही तो पूछा है, नॉट इंटरेस्टेड क्या होता है? कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं उसके। इसको लग रहा है बताओ यार, सबके सामने ऐसे बोल दिया भाई, नाम पूछे हुए लड़की तो और क्या मतलब हो सकता है? वो जिस इलाके से है वहां तो एक ही मतलब माना जाता है इस चीज का कि नाम पूछ रही है, ये औपचारिकता है, असली बात नहीं पूछ पा रही है, तो क्या करे बेचारी। ऐसा भोंदू है, किसी से बात नहीं कर पाता है, मंच पे जा नहीं पाता है, जहाँ 4 लोग खड़े वहां से भाग लेता है, पार्टी वार्टी तो उसमें जाता ही नहीं कभी किसी भी हालत में। और इसी के क्लास से एक छटा हुआ बच्चा था जो एग्जाम से 2 दिन पहले किताब का मुंह देखता था, मुंह दिखाई किताब से करता था, और 2 दिन में ठीक से पढ़ के नंबर ठीक ठाक ले आता था। उसने कभी टॉप नहीं किया, उसे कभी टॉप करने का अरमान में नहीं रहा, उसे इस बात का दुख भी नहीं है कि टॉप नहीं किया, वो इस बात से खुश है कि उसने पूरा साल ठीक से जिया, न कि अपना साल खराब किया टॉप करने के चक्कर में। स्मार्ट है, कोई शादी ब्याह वहाँ जाके डांस करता, खाना खा के आ जाता है। मस्त मौला आदमी। और ये इसी कंपनी में इसने भी इंटरव्यू दिया, इसका सिलेक्शन हो गया, छोटे पद पर हो गया। भाई साहब का हुआ 1 करोड़ के पैकेज पे, इसका हुआ 5 लाख के पैकेज पे।
इसका काम छोटा मोटा है, सबका हालचाल पूछो, चाय वाय देख लो, पी रहे कि नहीं पी रहे, उस तरह का काम है इसका। ये डेनियल गोलमैन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मतलब मैं भाषा बदल रहा हूं, उसको भारतीय कर दिया, लेकिन एग्जांपल उसी का है। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि 3 साल के बाद ये दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से आगे निकल जाएगा। और वो निकलेगा इसलिए नहीं कि IQ ज्यादा है, इसलिए कि EI ज्यादा है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, इस IQ वाले को तनाव हो जाएगा। IQ वाला जो है ना, ऐसे लोगों को नर्ड कहते हैं आजकल, नर्ड, पढ़ाकू टाइप का, मतलब रात दिन पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, नर्ड है। इसको तनाव हो रहा है कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये इतना खराब बच्चा था क्लास में, झूठ भी बोलता था, ये तो इसको नौकरी मिल कैसे गई, और ये आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं जो सतयुग का बच्चा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अब इसको तनाव हो रहा है। इसके पास तनाव का समाधान एक ही है, इसने सीधे गूगल पे गया, अमेजोन पे गया, बुक ढूंढी, हाउ टू बी स्मार्ट। सबसे गोलू स्पीशीज वो है जो हाउ टू बी स्मार्ट के लिए किताब पढ़ती है। हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, इसकी एक किताब और पढ़ लेते हैं। डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो, इसकी भी किताब पढ़ते हैं। फिर तो इसने हाउ टू बी स्मार्ट किताब खरीद ली, गूगल से मंगवा ली, अमेजोन से, उस पूरी किताब को पढ़ा, उसके नोट्स बना लिए, ये समझ गया कि स्मार्ट कैसे बनते हैं। अब इसको पूरा पता स्मार्ट कैसे बनते हैं। तो अब ये बताइए कि किताब पढ़ने के बाद नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिए, अब नेक्स्ट डे ये गया ऑफिस में, तो आज ये स्मार्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसने उसकी भी कौन सी लर्निंग की है? कॉग्निटिव लर्निंग की है। और कॉग्निटिव लर्निंग से स्मार्टनेस नहीं आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आती है। कॉग्निटिव लर्निंग से मैथ्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, इथिक्स आ जाएगा, इथिक्स मतलब नोट्स आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान जीवन में उतर जाएगा, वो कॉग्निटिव लर्निंग से नहीं आता है। उसके लिए चाहिए इमोटिव एंड सोशल लर्निंग, जो गोलमैन का सिद्धांत है। और ये कैसे होता है? ये होता है बार बार, सैकड़ों हजारों बार अभ्यास करने से। इतना अभ्यास करना कि न्यूरॉन्स के पाथ वैसे बन जाए, किसी पार्टी को देखते जो डर पैदा होता है, उसके बजाय आकर्षण आने लगे पार्टी को देखते ही। और ये तब होगा जब सैकड़ों बार उस चुनौती को झेल कर वो काम करेंगे जिस काम को करने में रूह कांपती है। इसलिए गोलमैन ने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन इसको सीखना गणित सीखने जैसा नहीं है। इसको सीखने के लिए लगभग उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना सद्गुणी बनने के लिए करनी पड़ती है सुकरात के यहाँ। उतनी मेहनत करेंगे तो वो स्मार्टनेस आती है जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये कंसेप्ट स्पष्ट हो गया। लर्निंग के 2 प्रकार। अब नोट्स लेके जाइए, पढ़ के आइए, कल सारे सवाल खत्म कर देंगे इसके।